हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय, क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर इस तरीके से है जिसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या डिफरेंस जो आएगा वो 26 आएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इस तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। अब इसको हम करेंगे क्या? अब इसको समझिए। क्या लिख सकते हैं आंसर के अंदर? सर लेट द लार्जर नंबर, क्या लार्जर नंबर बी एक्स। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड स्मॉलर नंबर, क्या? एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। हमें तो पता नहीं कि वो दो नंबर कौन सा है, तो जो लार्जर नंबर है हमने उसको x सपोज कर लिया, और जो स्मॉलर नंबर है हमने उसको y सपोज कर लिया। हाँ सर, कर लिया। अब क्या? अब चलते स्टेटमेंट में। इसने बोला सर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26। तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर लेस करेंगे तो 26 आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको सपोज कर लो इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप लोगों को जो सीखना है कि हम स्टेटमेंट के बेस पे इक्वेशन को इक्वेट कैसे करें। क्या? स्टेटमेंट के बेस पे इक्वेशन को हम इक्वेट कैसे करें, हाउ टू राइट अ इक्वेशन, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर क्या कह रहा है? एंड के बाद ये दूसरा स्टेटमेंट है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब क्या? मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 3y, क्योंकि लार्जर नंबर हमने x सपोज करा। अब जैसे कई बच्चे बोलेंगे सर y इक्वल टू 3x लिख दो। नहीं, अरे भाई क्यों लिख दो? उसको समझिए। आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x कब? जब आप लार्जर नंबर को y मानेंगे, y सपोज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं। बट हमने यहाँ पे लार्जर नंबर को क्या लिखा है? x लिखा है। तो लार्जर नंबर हमेशा स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स है। इसने बोला ना, वन नंबर भी 3 टाइम्स द अदर। जो भी एक नंबर है वो 3 टाइम्स से दूसरे से। अब जब मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूं तो इसका मतलब मैं क्या हो गया? मैं लार्जर नंबर हो गया, आप स्मॉलर नंबर हो गए। तो आप में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आप हमसे इक्वल होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये इक्वेशन आया। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। 95% काम ये हो गया। बाकी 5% क्या रह गया? बाकी 5% रह गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर फाइंड आउट करना। हाँ सर, तो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है ये? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 26, इक्वेशन थर्ड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड आया, जो x की वैल्यू आई, अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करो? इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बालक? तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब x की क्या वैल्यू है जी? तो y प्लस 26। हमने ये वाला वैल्यू लिया, y प्लस 26 वाला। y प्लस 26 माइनस 3y इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। अच्छा, y की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे?
थर्ड में पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे सर, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 26, x इज इक्वल टू y की वैल्यू आया 13 प्लस 26, x इज इक्वल टू 39। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, यही है। अब ये दो नंबर है, लास्ट में जरूर लिख दीजिए सो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। समझ में आइए ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या था कि खास करके ये आपको बोल रहा है कि आपको जो है ऐसे दो इक्वेशन निकालने हैं जिसका दोनों का सबट्रैक्शन या डिफरेंस 26 होना चाहिए। हालांकि आप एग्जाम में, हालांकि आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी समझिए, मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर खुद से आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो सही है कि गलत है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब एक नंबर 39 है और दूसरा नंबर 13 है, सब्ट्रैक्ट करिए 26 आ गया, गॉट इट। फिर बोला कि सर एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39, कंप्लीट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसको देखिए, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे पार्ट्स इसी क्लास में डिस्कस हो जाए। तो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जिसको मालूम है अच्छी बात, और जिसको बाय चांस नहीं मालूम है तो समझिए क्या, जिसका सम 180 डिग्री होता है वैसे दो एंगल। ये क्या बोला, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो छोटा एंगल है उस छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा एंगल क्या है, समझ रहे हैं बात को। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। अच्छा सर ऐसा क्या, हाँ ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, तो सर इसका आंसर निकालिए। कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, क्योंकि दो एंगल है। अब दो एंगल है तो एक बड़ा एक छोटा, तो हमने लार्जर एंगल जो है हमने उसको x सपोज कर लिया और जो स्मॉलर एंगल है हमने उसको y सपोज कर लिया। ओके, अब क्या बोला, अब देखिए सारा फोकस क्वेश्चन पे देखिए। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18। इसका मतलब क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं, सोचिए थोड़ा सा, क्या मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 लिख सकता हूं या नहीं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही खुद बोल रहा है कि एक्सीड्स है, ज्यादा है, तो दोनों को लेस कर दीजिए तो भी 18 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सर मजे की बात यह है कि इसमें इक्वेशन 2 फिर कैसे बनेगा, उसके लिए तो कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या सोचना है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बोला, तो इसका मतलब क्या कि जो दो एंगल है वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ये प्री माइंडसेट है, दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, हाँ होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सॉल्व करिए क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ओके, अब जब इक्वेशन थर्ड हो गया तो लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन क्या, सेकंड। x की वैल्यू कहां पुट करो, इक्वेशन सेकंड में। सेकंड क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की क्या वैल्यू यहाँ पे आ रखी है, y प्लस 18, तो लिखिए ना y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दिस इज 18 एक्चुअली, गॉट इट। अब y प्लस वाई इट मीन्स 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y क्या, 10 माइनस से 2, 9 माइनस 1 क्या 8। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ सर, आपने गलत तो किया। जस्ट अ मिनट दोस्त, हो गया। अब 180 में 18 लेस करिए तो कितना आ रहा है, 152। 152 और 8 160 एंड 10। मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, 162। सर आपको ये भी नहीं आता, बताओ कैसे काम चलेगा, मास्टर मैथ पढ़ाते हो और 18 लेस करने नहीं आ रहा है ना। 162 एंड 8 170 एंड 10 180। ओके सर, तो y इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 2 1 जा, तो y की वैल्यू 81 आ गया। ओके सर, अब जब y की वैल्यू 81 आ चुका है तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो लिखिए पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या है जी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इज इक्वल टू वाई 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू 8 और 1 9 और 8 1 9 91। x की वैल्यू 91 आ गया, गॉट इट। लास्ट में क्या लिख दो स्टेटमेंट में, जरूरी है ये। तो x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81। ये देखिए, ये कंप्लीट जो इसका सेकंड पार्ट है, हमने ये पूरा का पूरा सेकंड पार्ट इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, अब हमें इसके आगे जो इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट सर डिस्कस करना चाहिए। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो तो और इजी है। अच्छा सर, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, देखिए ना क्या लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। ओके, एक कोच है, इसका इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, तो जस्ट अ मिनट में देखता हूँ। हाँ, आई थिंक होपफुली डन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। एक कोच है जिसमें जो जो इसका क्रिकेट टीम है उसने 7 बैट्स और 6 बॉल परचेज किया 3800। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको एक बैट और आपको एक बॉल का कॉस्ट बताना है। सो इजी, तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। एक बैट का कॉस्ट x मान लिया और एक बॉल का कॉस्ट हमने y मान लिया। अब सबसे पहले इसने दे रखा है 7 बैट्स, इसका मतलब 7 इंटू एक्स, 6 बॉल्स 6 इंटू वाई, दोनों को साथ एक साथ परचेज करेंगे तो टोटल कॉस्ट आया 3800 इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद 3 बैट्स, इसका मतलब क्या, 3x, साथ में बोला 5 बॉल्स, इसका मतलब 5y, दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट कितना आया, तो 1750 इक्वेशन सेकंड। तो इजी, ठीक। अब क्या करें सर, अब वही इक्वेशन इक्वेट करिए।
तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, so x is equal to 3800 minus 6y divided by 7. This is equation third. Okay. अब इसके आगे क्या, इसके आगे समझिए कि x की वैल्यू आ गई, तो पुट x इन, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ओ सॉरी मैंने इसको भी इक्वेशन फर्स्ट ही मान लिया, इक्वेशन 2 होगा ये, तो पुट x इन इक्वेशन क्या, सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो क्या है बालक, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 3x, x की क्या वैल्यू है, ये पूरा का पूरा x की वैल्यू है, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यही होगा, हाँ सर यही होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये 3 और 7 कैंसिल होना नहीं है, 300 300, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 3 6 जा 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको सिंपली एलसीएम लीजिए, 7 और 1 का एलसीएम 7 ले लो, 11400 माइनस 18y, ये हो जाएगा 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। 11400, अब क्या, माइनस 18y प्लस 35y, तो प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 700, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 कितना हो गया 50, 2 5 7 1 जा 7 एंड 5 12, तो 12,250। अच्छा सर, 17y इज इक्वल टू 12,250 में से लेस करो 11,400, कितना बालक बात समझ रहे हैं, तो 12,250 है ना, 12,250 में से लेस करेंगे 11,400, तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से आना चाहिए 850, तो y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा, तो y इज इक्वल टू 50। अब आपके पास देखिए, तो x की वैल्यू जो है अभी नहीं आई, y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाय 7, तो x इज इक्वल टू 3800, 6 5 जा 3300 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 00, तो x की वैल्यू हो गई 500। हाँ, ये बात समझ में आई। तो x की वैल्यू 500 आ गई और y की वैल्यू 50 आ गई। लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं शो करके, जिस तरीके से हम लिखते हैं कि सर x इज इक्वल टू 500 स्क्रीन पे आ रही है, हाँ आ रही है सर, एंड y इज इक्वल टू 50, इस तरीके से ये पूरा का पूरा लास्ट में जरूर लिखिए, जो थोड़ा सा आंसर को एक अच्छा लुक देता है और लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन देखा आपने, ये बहुत ही इजी है, थोड़ा लंबा जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई दम है।
इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। और अभी आपके सामने मैंने इस क्वेश्चन को किया। अब सर क्या हो गया सर? नहीं 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 नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझना है। अब समझिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। हाँ सर चलिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन बालक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसको जब भी पढ़िए तो जो इसके पहले जो अभी क्वेश्चन कराया अभी जस्ट बैट्स और बॉल वाला, वो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये भी टफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं, खास करके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो ये फोर्थ ऑप्शन है, उन सब में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए है क्या, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझाएंगे। अब ये कहता है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब है कि सपोज ये पूरा का पूरा ट्रैक है, ये पूरा का पूरा रोड है, मान लेते हैं ऐसा, मान लिया सर। अब यहां से आपने कोई कार बुक किया, ये जो है, मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप लोग को ये कार दिख रहा होगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक, क्योंकि काफ़ी अच्छी ड्राइंग है हमारी। तो ये कार है, हाँ सर ये कार है। अब ये जो कार या जो टैक्सी या ओला या उबर जो दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं या उससे कहीं भी, ये तो कंपनी और भी कई जगहों पे चली गई है। तो कहने का पर्पस है कि ये जो फेयर आपसे लेता है, ये जो फेयर लेता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, उस फेयर में दो चीजें कवर होती है। एक तो कवर होती है फिक्स्ड और दूसरा कवर होता है वेरिएबल। ये दोनों चीजें इसमें कवर होती है, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। दोनों के दोनों चार्जेस इसी में इंक्लूड होते हैं और ये दोनों चार्जेस इंक्लूड करके आपसे ये चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक और रोड हमने ले लिया, ठीक। अब ये कहता है कि आप यहां से 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि आप सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने सपोज कवर किया तो हम आपसे 25 रुपया चार्ज करेंगे, 25 रुपीज वी चार्ज। अच्छा जी, अगर आप 2 किलोमीटर आपने टोटल कवर किया यहां से लेकर के यहां तक, मैंने दूसरा केस लिया, तो भी हम आपसे 25 रुपया ही चार्ज करेंगे। अगर आप 3 किलोमीटर भी कवर करते यहां से लेकर के यहां तक, जो 3 किलोमीटर हुआ, तो भी हम आपसे 25 रुपया ही चार्ज करेंगे। कहने का मतलब, मैंने कोई टैक्सी हायर करा, उससे 1 किलोमीटर चलता हूं तो भी 25 रुपया, 25 रुपीज। मतलब 2 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस अगर हमने कवर किया तो भी 25 रुपीज, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो भी 25 रुपीज। ये चार्जेज है फिक्स्ड, फर्स्ट टू 3 किलोमीटर। दिस इज जस्ट लाइक का एग्जाम्पल ओनली। अब इसके बाद स्टोरी चेंज होती है। क्या? इसके बाद 3 किलोमीटर के बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करते जाएंगे, आपका फेयर बढ़ता चला जाएगा। सपोज आपसे ये बोलता है ₹12 पर किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बाद, किसके बाद? आफ्टर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आप जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करते चले जाएंगे, ₹12 पर किलोमीटर हम आपसे चार्ज करेंगे, हम आपसे चार्ज करेंगे। तो ये जो पर किलोमीटर जो हम चार्ज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। 1 किलोमीटर चार्ज किया तो क्या पे करना पड़ेगा मुझे? 12 इंटू 1, तो 12 ओनली वेरिएबल की बात कर रहा हूं। 2 किलोमीटर चार्ज किया तो 12 टू जा 24, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 36, 4 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 48, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 60। ये सब क्या है? वेरिएबल है। सर ये फिर फिक्स कैसे है? अरे भाई,
आपके छोटे भाई ने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर तो भी 25 रुपया लगा। आपका और बड़ा भाई या आपका कोई दूसरा दोस्त 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो भी 25 रुपीज पे करना पड़ा। और 3 किलोमीटर आपका कोई तीसरा दोस्त अगर ट्रेवल किया तो भी 25 ही पे करना पड़ा। तो क्या ये फिक्स नहीं है? फिक्स है ना। आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करो, 2 करो, 3 करो, अप टू 3 किलोमीटर तक अगर ऐसा चार्ज है तो हम उसको फिक्स्ड बोलते हैं। उसके बाद अगर पर किलोमीटर जो चार्ज होता है हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन का डिमांड है। अब वापस आते हैं तो ये कहता है सर फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। जब हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया तो हमें 105 रुपीज पे करने पड़े। एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। ओके, तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? इसमें बोला कि आप मुझे पर किलोमीटर का भी चार्ज बताओ, फिक्स्ड चार्ज भी बताओ, और जब ये आप बता दो तो 25 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उस वक्त उसको टोटल फेयर कितना पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना? पहले तो ये बताइए। सर क्लियर है। तो ये देखिए जो 105 है इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। तो हाँ सर समझते हैं। तो लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड वेरिएबल चार्ज क्या? एंड वेरिएबल चार्ज बी y। हमने मान लिया, क्योंकि फिक्स्ड हमें मालूम नहीं है, हमने मान लिया कि फिक्स्ड चार्ज x है और हमने मान लिया कि वेरिएबल चार्ज y है। चलो सर मान लेते हैं। फिर ये क्या? फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ये जो 10 किलोमीटर है ये क्या है? यही वेरिएबल है। अच्छा, तो फिक्स्ड है भाई x, वेरिएबल है 10, तो 10 इंटू वाई। ये टोटल चार्ज कितना लगा इसको? 105 रुपीज। इसको ध्यान से समझिए, मैं आगे चलूंगा क्योंकि सॉल्व करना बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, पार्ट है इसको इक्वेशन को इक्वेट करना। हाँ, इक्वेशन इक्वेट हो गया तो समझिए आपका काम हो गया। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद जब ये 15 किलोमीटर ट्रेवल किया तो इसने पे कितना किया? 155। फिक्स्ड x, वेरिएबल कितना? 15y, तो क्या पे किया? 155। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सिंपल, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है। आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, उसने जो भी फिक्स कर रखा होगा वो तो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो उसी से बनाना पड़ेगा। हाँ सर बनाते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ओके, अब इस x की वैल्यू क्या करो? तो पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास? तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155। अच्छा सर, माइनस 10y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब क्या करेंगे? माइनस 10y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बालक? ये हो जाएगा 50। तो y इक्वल टू -5। y की वैल्यू -5 आ रहा है। इंटरेस्टिंग, ये क्या है?
x प्लस 10y जो है 105 इक्वेशन सही है, x प्लस 15y 15 भी सही है। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 105 माइनस 10y, गॉट इट। 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155 minus 10y, 155 minus 105, am I right? X plus 10y 105, x plus 15y is equal to 155. Okay. And 105 minus 10y. Oh, sorry. हाँ। तो इसमें करना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या था। ये तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली क्या था ये, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस 10y, और ये था प्लस 15y, ये छूट गया था 155। गॉट इट, ओके। तो 105 प्लस 5y is equal to 155. 5y is equal to 155 minus 105। तो 5y कितना हो जाएगा जी, 5y हो जाएगा ये 50, तो y की वैल्यू आ गई 10। गॉट इट। होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। ओके, अब ये y की वैल्यू आ गई। ओके, अब जब y की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? सर कहीं भी कर दो, आपने फर्स्ट का यूज कर ही लिया है और सेकंड भी हो ही गया है, तो y की वैल्यू थर्ड में ही पुट कर दो सर। तो क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है बालक, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। एक्चुअली वैल्यू यहाँ पुट करना चाहिए था और मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसलिए आंसर नेगेटिव में आया, और कोई बात नहीं है। तो x इक्वल टू क्या 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो y कितना है जी 10। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 जा 100, x इक्वल टू 5। ये देखिए, अब हमने x क्या सपोज करा था, ये समझना जरूरी है। x जो हमने सपोज करा था वो फिक्स्ड करा था, तो क्या लिखेंगे, सो फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो ₹5। और y हमने क्या सपोज करा था, तो वेरिएबल चार्ज हमने फिक्स्ड करा था, एंड वेरिएबल चार्ज ₹10। अब ये बताओ, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मुझे ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस इतना ही लिख के चले जाते हैं। क्या सर ये सही है या गलत है? सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज, क्या यही लिख के आ गए, इतना ही भूल गए? नहीं, इसके आगे भी काम बाकी है। कई बार देखता हूं जब ये क्वेश्चन बच्चों को देता हूं तो बस इतना ही लिख के आ जाते हैं। अरे भाई 25 किलोमीटर का डिस्टेंस का टोटल फेयर कौन निकालेगा? आपको निकालना है ना, कौन निकालेगा? तो लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। तो हाँ सर, कैसे निकालेंगे, x प्लस 25y। बताइए सही है कि नहीं? आप सोचिए, जब 10 किलोमीटर के लिए हमने क्या किया था, x प्लस 10y, यही किया था। हाँ सर किया था। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 25 लिखूं या नहीं लिखूं, मुझे ये बताइए।
सर लिखना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 5, और 25y, y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या होगा 5 + 25 × 10 250, इसका मतलब 255 रुपया, 255 रुपीज यू हैव टू पे। आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा कब? जब आप 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपको 255 रुपीज आपको पे करना चाहिए। गॉट इट? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो 2 ऐड कर हो रहा है, ये न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर दूसरा सिचुएशन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या समझिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लेना है। तो लिखिए, लेट द न्यूमरेटर बी x, हाँ सर मान लिया, एंड डेनोमिनेटर क्या? एंड डेनोमिनेटर बी y। हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डेनोमिनेटर को y सपोज कर लिया। हाँ सर मान लिया। अब आगे देखिए क्या, अब ये कह रहा है सर एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, मतलब x/y, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा? इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने 2 ऐड किया, किधर? न्यूमरेटर में भी और किधर? डिनोमिनेटर में भी। सर क्यों? लिखा है ना भाई, 2 इज एडेड बोथ, दोनों में, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 इंटू एक्स तो 11x, 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर है सर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। फिर से सर वही फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। 3 न्यूमरेटर में भी ऐड है और 3 डेनोमिनेटर में भी ऐड है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/6। ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/6। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जा 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया। हाँ सर, इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला इसने? फाइंड द फ्रैक्शन। इसका मतलब ये इक्वेशन जो आया, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? सब्स्टिट्यूशन से। सर क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। अच्छा सर, चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो
तो क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू 4 प्लस 9y, या x इक्वल टू, इसको रीअरेंज अगर कर दो 9y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करो बालक, पुट x इन इक्वेशन, कहाँ, तो सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, 6x माइनस 5y माइनस 3, 6x, x की क्या वैल्यू है 9y प्लस 4, क्या 9y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, यही है। अब ये 6 और 11 यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 बाई 11 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू -3। अब सिंपल इसका एलसीएम लीजिए 11, तो क्या हो जाएगा 54y प्लस 24, 11 5 जा 55y इज इक्वल टू -3। 54 और 55 माइनस वाई प्लस 24 इज इक्वल टू -33, माइनस वाई इक्वल टू -33 माइनस 24, माइनस वाई इक्वल टू 43732 -57। इसका मतलब y की वैल्यू कितना आ गया 57, y की वैल्यू क्या आ गया 57। अब सर y की वैल्यू हम क्या करेंगे, सोचिए y की वैल्यू हम करेंगे क्या, तो y की वैल्यू के लिए सर जो इक्वेशन थर्ड है अगर हम उसमें पुट कर दे तो कैसा रहेगा सर, बहुत शानदार रहेगा, है ना। हाँ मैंने सही किया है गलत किया है देखते चलिए। तो 11, अब ये उम, 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 ओके 9/11, 11x प्लस 2, 9y प्लस 18, 11 प्लस 22, 9y प्लस 18, ठीक है। 18 माइनस 22 माइनस 4, गॉट इट, बहुत अच्छा। 6x प्लस 3, 18, 5y प्लस 15, गॉट इट। 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y माइनस 3, वेल डन। 11x माइनस 9y 9 माइनस 4, 11x इक्वल टू, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, दिस इज -4, नो 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 नो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इस तो इसमें इसमें क्या है, इसमें जो है ये -4, -4, ये जो -4 है हमने यहाँ पे इसको इग्नोर कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, तो ये जो 11x था, 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, या इसको रीअरेंज करिए तो 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। हमने यहाँ पे -4 को इग्नोर किया, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। -4 प्लस 9y, 9y माइनस 4, तो ये हो गया। हाँ सर, अब आप इसको इक्वेशन थर्ड सपोज करो, तो अब लिख सकते हैं पुट x इन इक्वेशन कितना, इक्वेशन सेकंड। हाँ सर, तो इक्वेशन सेकंड क्या था अपने पास, 6x माइनस 5y माइनस 3, सही लिखा। हाँ सर, x क्या 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओके, अब ये बाई 1 कर दो, एलसीएम 11 ले लो, तो 54y माइनस 24 माइनस 11, 5 जब 55y इज इक्वल टू -3। 54 माइनस, तो ये -y माइनस 24 और -33, तो -y इक्वल टू क्या
-33 + 24, तो -y इक्वल टू क्या 24 और 6, तो -9। इसका मतलब y की वैल्यू कितना आ गया 9, 24 और 6, 639। हाँ, अब जब y की वैल्यू 9 आ गया, अब इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करिए, तो क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। क्या इसमें, हाँ स्क्रीन पे आ रहा, वेल डन। अब इक्वेशन थर्ड कितना है जी अपने पास, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11। x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई, तो 9 इंटू 9 क्योंकि y की वैल्यू भी 9 है, -4 डिवाइडेड बाई 11। ओके, तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। x इक्वल टू 11 माइनस 4 7, एंड ये 7 डिवाइडेड बाई 7, 11 7 जा 77, x इज इक्वल टू 7। अब हमने ये जो क्वेश्चन दिया, हालांकि -4 सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आई एम सॉरी इसके लिए, बट क्या करें, हो जाता है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये इसका 5th ऑप्शन था। अब क्या, तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या कहता है उसको भी देखते हैं। या सर 6th पार्ट अभी देख लीजिए है भी कि नहीं, हाँ है ना, 6th पार्ट के बाद नहीं है, तो ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज 3.2 आज के क्लास में हो जाएगा खत्म। क्लियर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इसने क्या बोला, अगर पढ़ो तो 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो इस केस में कंपेयर किससे हो रहा है, जैकोब से। तो क्या जैकोब को ही एक्स मान ले, है कि नहीं, जैकोब का जो एज है वो उसी को एक्स मान लेते हैं, और जो जैकोब का जो बेटा है उसी को हम वाई मान लेते हैं। हाँ सर मान लो, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर्स, ओके, and Jacob's son, and the age of Jacob's son be y years। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो हमने यहां पर जैकोब को ही एक्स ले लिया, और जैकोब का जो बेटा है हमने उनको वाई मान लिया। अब 5 साल के बाद, ये ध्यान देना, 5 साल के बाद, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर 5 साल के बाद हम 5 साल बड़े हो जाएंगे, अगर मैं आज 30 का हूं, मैं 35 का हो जाऊंगा, तो मेरा बेटा अगर 2 साल का है तो क्या वो 2 साल का ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मेरे फादर अगर ये 55 के हैं तो क्या वो 55 के रहेंगे। मैं जितना मेरा एज अभी से, प्रेजेंट एज से जितना इंक्रीज होता चला जाएगा, 5 साल के बाद मेरे एज में 5 ऐड होगा, तो फादर में भी 5 ऐड होगा, या मेरा बेटा में भी 5 ऐड होगा, सब में ऐड होगा। कहने का मतलब ये, तो अगर ये 5 year hence, 5 years hence, 5 साल के बाद, तो जो जिसका एज x है, जैसे जैकोब का, तो जैकोब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years, और फिर उसके बाद जैकोब सन, जैकोब सन का एज क्या हो जाएगा, y years का है, वो हो जाएगा y प्लस
5 ईयर्स। हाँ सर, ये हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान क्या देना है कि 5 साल के बाद क्या होगा, वो तो मैंने लिख लिया 5 ईयर हेंस ये। फिर कहता द एज ऑफ जैकोब, कौन, ये x+5 वाली बात बता रहा हूं, एज ऑफ जैकोब x+5। और कलर चेंज कर दूं, हाँ सर रेड कर दो, चलो। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब ये जो है x+5 ये 3 times हो जाएगा, किससे, अपने बेटा से। तो बेटा का एज कितना है, y+5। मतलब फादर का जो एज होगा या जो जैकोब का जो एज होगा वो जैकोब के बेटा से 3 गुना बड़ा है। तो x+5 = 3 इंटू y+5। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो x+5 3 इंटू वाई 3y+15। तो x माइनस 3y = 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y = 10। इक्वेशन सेकंड नहीं, सॉरी फर्स्ट। ये समझ में आया? ठीक है, x माइनस 3y = 10। अब क्या बोलता है, अब दूसरा स्टेटमेंट समझिए। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो चलते हैं ना, 5 ईयर्स अगो। अब जिसका एज x ईयर था, किसका, जैकोब का। तो जैकोब का जो x ईयर था वो क्या x माइनस 5 ईयर्स नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब बात करो जैकोब का बच्चा, जैकोब सन y है, कहाँ गया, ये y है। तो 5 साल पहले अभी जो भी एज होगा उसमें से 5 क्या कर दो, लेस कर दो। कर दिया सर। जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब का जो एज है वो 7 times हो जाएगा। मतलब कैसे, x माइनस 5 7 times हो जाएगा अपने बच्चे का 7 इंटू y+5। ओके, तो x माइनस 5 = 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y = -35 + 5। x माइनस 7y = -30। इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई? तो एक इक्वेशन बना x माइनस 3y और दूसरा इक्वेशन बना x माइनस 7y। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या, तो x माइनस 3y = 10। तो x = 10 + 3y। इक्वेशन थर्ड है ना, 10 + 3y। अब इस x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी स्लाइड पे बन जाए तो बड़ा अच्छा, और बन भी जाएगा, कोई बात नहीं है। यहां पे लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन क्या, सेकंड। हाँ सर बिल्कुल लिखो। तो सेकंड इक्वेशन ये रहा, x माइनस 7y = -30। x की वैल्यू क्या आया, 10 + 3y। 10 + 3y माइनस 7y = -30। ओके, 10 - 4y = -30। अब -4y = -30 और 10 उधर जाएगा तो -10। -4y -40। तो y = 10। y की वैल्यू सर 10 तो आ गया, अब कहाँ लिखोगे? तो क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि ये तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है बाकायदा। और ये जो पूरा का पूरा जो मैं वीडियो दे रहा हूँ या जो क्लास दे रहा हूँ, ये एक ही बार में पूरा डिस्कस किया हुआ है। ऐसा नहीं कि अलग अलग बना करके और उसको हमने एडिट करके ऐड कर दिया है।
एक ही स्लॉट में पूरा कॉन्टिन्यूसली ये वीडियो पूरा शूट हो रहा है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट एक ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो सर, तो y की वैल्यू 10 आ गया, अब इसकी वैल्यू पुट करो यहां, तो क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन, क्या है दोस्त, इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो थर्ड में क्या है जी, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल टू 10 और 30 हो जाएगा 40। x किसका माना, जैकोब का, तो जैकोब का एज क्या हो गया, तो लिखिए, तो एज ऑफ जैकोब कितने का हो गया, ये 40 साल का, 40 इयर्स, एंड एज ऑफ जैकोब्सन, एज ऑफ जैकोब्सन, जैकोब्सन कितने का हमने माना था इसको y, तो ये हो गया 10 इयर्स, 10 साल। तो जैकोब का एज कितना आया बालक, 40, और जैकोब के सन का एज कितना आया बालक, 10 इयर्स। तो मैंने क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये पूरा का पूरा 6 का 6 पार्ट हमने डिस्कस किया, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी पहले भी कमिट कर चुके हैं, आज भी कमिट कर रहे हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से आप इस वीडियो को, इस पूरी क्लास का एंजॉय कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एज इट इज इसी तरीके से पूरी की पूरी एनसीईआरटी 1 बाय 1 हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अगर आप इसका और भी अदर बुक्स पढ़ना चाहते हो, जैसे आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, और लास्ट 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर साथ में, तो आपको पांडे एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी वीडियो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। कौन सी एप्लीकेशन है, पांडे एकेडमी। आप प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड करिए पांडे एकेडमी एप्लीकेशन। आपको वहाँ पे और भी सारे नए नए क्वेश्चन, यानी कि जैसा मैंने बताया, आर.डी. शर्मा के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू।